पीछे अध्ययन किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनता क्या है इसके बारे में चर्चा की गई थी। निर्धनता का कारण क्या है इसके संबंध में भी कुछ टॉपिक पर चर्चा की गई थी। निर्धनता के मूल कारण क्या है, इसके अंतर्गत यह बताया गया था कि सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और जनसंख्यात्मक कारण, मूल रूप से ये 5 कारण इसके हो सकते हैं, जिसमें सामाजिक कारण और व्यक्तिगत कारण इसके संबंध में चर्चा की गई थी। निर्धनता के पीछे सामाजिक कारण को एक उत्तरदायी कारण के रूप में समझा जाता है। ऐसा क्यों है? सामाजिक कारण के अंतर्गत कुछ कारकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, निम्न स्वास्थ्य स्तर, गंदी बस्तियां और अशिक्षा का होना, ये सभी सामाजिक कारण हैं। इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि संयुक्त परिवार प्रणाली यह निर्धनता का कारण कैसे हो सकती है, जिसमें यह बताया गया है कि संयुक्त परिवार प्रणाली निर्धनता के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी मानी गई है। इसलिए उत्तरदायी मानी गई है कि इसमें जो भी व्यक्ति रहते हैं वे काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उनको बैठे बैठे भोजन मिल जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली में केवल मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति काम करता है और खाने वाले बहुत से व्यक्ति होते हैं। जब व्यक्तियों को बैठे बैठे भोजन मिल जाता है तब उनको काम करने की क्या आवश्यकता होती है। इस कारण से ये व्यक्ति आलसी हो जाते हैं, निकम्मेपन की स्थिति में आ जाते हैं और गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हैं। निर्धनता का यही मूल कारण होता है। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि जब वह व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में, भोजन के बारे में सोचेंगे नहीं, तब वे अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यह निर्धनता का मूल कारण हो सकता है कि वे स्वयं के बारे में नहीं सोच पाते हैं, इसलिए कि उनको बैठे बैठे भोजन मिल जाती है। इसी में दूसरा कारण यह है कि संयुक्त परिवार प्रणाली बाल विवाह को काफ़ी प्रोत्साहन देता है, अर्थात कम उम्र में ही बच्चों का विवाह संपन्न कर दिया जाता है, जो अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से पूरी तरह से परिचित नहीं हो पाते हैं। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक कारक के अंतर्गत संयुक्त परिवार प्रणाली निर्धनता के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी मानी जा सकती है। सामाजिक कारण में जाति प्रथा को भी लिया जाता है। जाति प्रथा के अंतर्गत आप यहाँ देखेंगे कि भारत में जो जाति प्रथा है देश के आर्थिक प्रगति में काफ़ी बाधक सिद्ध होती है। बाधक सिद्ध होने का कारण यह है कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतर व्यक्ति उन्हीं व्यवसायों को अपनाते हैं जो परंपरा से जुड़े होते हैं, जाति व्यवस्था से जुड़े होते हैं। भले ही उस व्यवसाय में वे निपुण न हों, फिर भी उस तरह के व्यवसाय को अपनाते हैं। यह समाज की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था की व्यवस्था है। इस कारण से वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जाति प्रथा भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारक मानी जा सकती है। यह एक सामाजिक कारण के रूप में माना जाता है। इसके बाद निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है, अर्थात जब व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो इसमें काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति निर्धनता की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद गंदी बस्तियाँ, अधिकतर वर्तमान में यह देखा जाता है कि व्यक्ति रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों में चला जाता है और वह जहाँ नगरों में जाता है और नगरों में जहाँ निवास करता है वहाँ समुचित मात्रा में सफाई नहीं रहती है, और समुचित मात्रा में सफाई नहीं रहती है
तो वहाँ का वातावरण गंदा हो जाता है, जिसके कारण वह अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, और जब व्यक्ति की कार्य क्षमता घटेगी तब वह किसी भी तरह के कार्य करने योग्य नहीं रह पाता है। स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता घटेगी तब वह किसी तरह का कार्य नहीं करेगा और उसके जीवन में अर्थाभाव की स्थिति बनी रहेगी। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि गंदी बस्तियां भी इसके पीछे उत्तरदायी कारक के रूप में मानी जा सकती है। और शिक्षा, जब व्यक्ति के अंदर अर्थाभाव की स्थिति रहेगी तो अशिक्षा बनी रहेगी। अशिक्षा के कारण उसको अच्छे रोजगार नहीं मिलेंगे। कहीं भी फैक्ट्रियों में, कारखानों में जाएगा तो निम्न स्तर का रोजगार उसको मिलेगा। इसके बदले जो भी उसको पारिश्रमिक मिलता है वह पर्याप्त नहीं होता है और उसकी दयनीय दशा बनी रहती है। तो अशिक्षा भी निर्धनता का प्रमुख कारण माना जा सकता है, जो कि सामाजिक कारक के रूप में माना जा सकता है। इसके बाद आपको बताया गया है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में व्यक्ति के स्वयं के कारण को लिया जाता है, जैसे बीमारी का होना, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाना, बुरी आदतों का होना या दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। जब व्यक्ति किसी भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जैसे फाइलेरिया, कैंसर और टाइफाइड, इस तरह की जो भी भयानक बीमारियां होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, इसके कारण वह व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, कार्य क्षमता घट जाती है और वह अपने जो उसके आश्रित हो जाते हैं उनकी सही ढंग से देखरेख नहीं कर पाता है। तो यह स्वयं का कारण माना जा सकता है। इसके बाद मानसिक रोग की कमी। मानसिक रोग की कमी यानी कि बुद्धि में कमी का होना। जब वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है तो किसी भी बात को शीघ्रता से ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए वह अच्छे कार्यों को नहीं समझ पाता है, इसलिए अच्छा कार्य उसको नहीं मिल पाता है। वही कार्य मिलता है जो सामान्यतया निचले स्तर के होते हैं और उसका पारिश्रमिक भी अच्छा नहीं होता है। इस कारण से उसकी जीविका दयनीय दशा में बनी रहती है। इसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बुरी आदत लग जाती है। जैसे बुरी आदत के अंतर्गत आप यहाँ कह सकते हैं कि मदिरा पान ग्रहण करना, वेश्यावृत्ति, लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, सट्टेबाजी, इस तरह के बहुत से ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनका वह व्यक्ति आदी बन जाता है, आदती बन जाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी जो भी संपत्ति होती है उसको वह समाप्त कर बैठता है। तो यह स्वयं का कारण माना जा सकता है और इसके द्वारा वह व्यक्ति निर्धनता की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में किसी कंपनी में, फैक्ट्री में जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह किसी कंपनी में किसी मशीन के चपेट में आ जाता है और उसका कोई एक अंग कट जाता है, अर्थात वह अंग भंग हो जाता है, तब वह उस स्थिति में भी अपूर्ण हो जाता है और कार्य करने की दशा में नहीं रह जाता है। इस कारण से उसकी दशा दयनीय बन जाती है। तो इसको हम स्वयं का कारण मान सकते हैं, जो कि व्यक्ति का व्यक्तिगत कारण माना जा सकता है। तो इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत व्यक्ति की बीमारी का होना, मानसिक रोग का होना, बुरी आदतों का होना और दुर्घटना से ग्रसित हो जाना या दुर्घटना का शिकार हो जाना, यह व्यक्ति के स्वयं का कारण होता है। इसके कारण भी वह व्यक्ति निर्धनता की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद हम तीसरा कारण चलेंगे, इसको हम आर्थिक कारण के रूप में लेते हैं। निर्धनता चूंकि एक आर्थिक घटना है, इसको बढ़ाने में आर्थिक कारणों का योगदान होता है। अधिक से अधिक आर्थिक कारणों का योगदान इसके पीछे देखा जाता है। इसमें बहुत से कारणों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे खेती की पिछड़ी दशा का होना,
इसमें हम यह कह सकते हैं कि भारत एक खेतीहर देश है, जिसमें कुल लगभग श्रम शक्ति का 65% लोग ये जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। 65% लोग खेती करते हैं और उसी के द्वारा अपनी जीविका को चलाते रहते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि जब खेती से संबंधित जो साधन हैं वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तब उनकी दशा दयनीय बन जाती है और खेती से जो अर्थ का उपार्जन होता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। इस कारण से उनकी दशा दयनीय हो पाती है। इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि बुनियादी उद्योगों का पिछड़ी दशा में होना, बुनियादी उद्योगों का पिछड़ी दशा में होना, इसमें हम यह कह सकते हैं कि बुनियादी उद्योगों की दशा के दृष्टिकोण से भी इस देश की स्थिति काफ़ी नीचे आई है, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि लोहा और इस्पात, वैज्ञानिक उपकरण, बिजली के यंत्रों की कमी का होना, खनिज तेल की कमी का होना, वायु परिवहन, रेल परिवहन, इन सभी चीज़ों की कमी का होना इसका मूल कारण माना जा सकता है। इस कारण से आप यहाँ देखेंगे कि जो भी सामान तैयार होता है उसका आयात निर्यात सही ढंग से नहीं हो पाता है। इस कारण से समाज में या देश में दयनीय दशा बनी रहती है। तो यह भी एक इसका मूल कारण माना जा सकता है। आर्थिक कारण, बुनियादी उद्योगों की पिछड़ी दशा का होना, यह एक मूल कारण इसका माना जा सकता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कम पूंजी का होना, कम पूंजी का होना अर्थात आप देखेंगे कि पूंजी संचय, भारत में पूंजी संचय अत्यधिक कम होता है। यानी कि हम यह देखेंगे कि जब व्यक्ति के पास अधिक पूंजी रहेगी तो वह अच्छा से अच्छा काम कर सकेगा। अच्छा से अच्छा काम करने का तात्पर्य यह है कि वह अच्छी पढ़ाई कर सकेगा, उसके योग्य अपने को बना सकेगा, तब उसको अच्छा कार्य या अच्छा रोजगार मिल सकेगा और अपनी स्थिति को सुधार सकेगा। तो इसके पीछे पूंजी को भी हम महत्व देते हैं। पूंजी ही इसके पीछे उत्तरदायी कारक हो सकती है और उसी के द्वारा वह व्यक्ति अपनी दशा को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यानी कि निर्धनता की दशा में आ सकता है और अपने को व्यवस्थित रूप भी दे सकता है। जब पूंजी में कमी रहेगी तब वह निर्धनता की स्थिति में आ सकता है। तो यह भी एक आर्थिक कारण माना जा सकता है, कम पूंजी का होना। इसके बाद परिवहन या संचार के साधनों की कमी का होना। जो भी सामान तैयार होते हैं उनका निर्यात करना आवश्यक हो जाता है। जब साधनों की कमी रहेगी, परिवहन के साधनों की कमी रहेगी, तब वह उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेजा जा सकता है। इस कारण से उस व्यक्ति की दशा दयनीय बनी रह सकती है। इस रूप में हम यह कह सकेंगे कि ये सभी आर्थिक कारण है जिसके आधार पर व्यक्ति की दशा कमजोर बनी रहती है। इसके बाद चौथा कारण है जिसको हम राजनीतिक कारण कहते हैं। राजनीतिक कारण भी समाज में निर्धनता को बढ़ावा देता है। यह कैसे बढ़ावा देता है? जैसे इसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार का होना। आप यहाँ देखेंगे कि भारत देश में जो भी शासक वर्ग है उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार देखने को मिलता है जो कि निर्धनता का मूल कारण होता है। यह चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यानी कि सब में भ्रष्टाचार की स्थिति देखी जाती है। सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि एक के बाद दूसरा घोटाला, महाघोटाला ये होता रहता है, लेकिन इसका जिम्मेदार जो होता है उस व्यक्ति को सजा नहीं भुगतनी पड़ती है। इसकी सजा सीधे जो समाज के व्यक्ति होते हैं, कमजोर व्यक्ति होते हैं, किसान व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर इनकी सजा होती है। तो यह भी इसके पीछे उत्तरदायी कारक हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि राजनीतिक जब अस्थिरता होती है
तो समय से पहले चुनाव हो जाते हैं, कराने पड़ते हैं, और एक चुनाव कराने में इतना लागत लगता है, इतना पैसा लगता है, और उसका सारा व्यय खर्च किसानों पर, समाज की जनता पर पड़ता है। तो यह एक राजनीतिक कारण माना जा सकता है। इसके बाद अंतिम कारण है जिसको हम जनसंख्यात्मक कारण कहते हैं। जनसंख्यात्मक कारण ये कहा जा सकता है कि अति जनसंख्या भारत में निर्धनता का मूल कारण हो सकता है। जब वही जो भी संपत्ति होती है वह दो भाई है, उनमें बांटा जाएगा तो अधिक हिस्सेदार होंगे, वही अब चार भाई हो जाएंगे तो हिस्सेदारी में कमी आ जाएगी। यही स्थिति जनसंख्या में होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय घटती रहेगी। परिणाम यह होता है कि समाज में बेरोजगारी, निर्धनता की स्थिति बढ़ती रहेगी। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि भारत में निर्धनता के यही मूल कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और जनसंख्यात्मक कारण को लिया जा सकता है।